नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे न्यू लेक्चर सीरीज में, जहां पे आज मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में होने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे। देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक बड़ी पोस्ट है, हाईएस्ट पोस्ट होता है टीचिंग जॉब का, जहां से हम लोग हाईएस्ट पे ज्वाइन करते हैं। फिर यहां से प्रमोट होकर आप एसोसिएट बनते हो, एसोसिएट के बाद प्रोफेसर बनते हैं। ये यहाँ का रास्ता है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है जिसका नाम राजधानी है। आप देखो यहाँ पर राजधानी कॉलेज नाम से है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का एक एफिलिएटेड कॉलेज है जिसका रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कई सारे पोस्ट वैकेंट क्रिएटेड जो थे वो ऑलरेडी इनके एडवर्टाइजमेंट आ चुके हैं। आज मैं आपको इसमें डिटेल में, इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ किस सब्जेक्ट में कितने सीट आई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, वन बाय वन सिस्टमैटिकली इस वीडियो में आपको आगे देखने को मिलेगा। आप सभी लोग जो लोग नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर करिएगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आइए आगे चलते हैं, क्या होने वाला है ये देखेंगे। तो आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है वो राजधानी कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज का पार्ट है, उसमें होने वाला है। टोटल जो वैकेंसी आई है 62, मतलब 62 सीटों पर रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे हर सब्जेक्ट वाइज मैं आपको पूरा डिटेल देने वाला हूँ किस सब्जेक्ट में कितना होगा। तो आइए देखते हैं पहले सब्जेक्ट वाइज क्या है, किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हुए हैं। वेट नहीं करते हैं, तुरंत आगे बढ़िए। वन बाय वन पूरा देखिए, इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यहाँ पे कई जगह होता क्या है, बच्चे जल्दी से एमएससी करके नौकरी पाने की इतनी जल्दी होती है कि वो पीएचडी नहीं करते हैं। कई जगह आपने यूजीसी का नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, वहां आया होगा पीएचडी इज नॉट कंपलसरी यार, कंपलसरी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। बट आज आपको समझ में आएगा कि आप जहां खुश होते हो वहां पे एक दुख होने का बहुत बड़ा रीजन होता है। पीएचडी इज वाई कंपलसरी, वाई पीएचडी इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर वैकेंसी। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये जो जल्दीबाजी का होता है ना कि एमएससी करके तुरंत जॉब कर ले, एमएससी करके पैसे कमाने का भूख, तो आप कर तो लेते हो बट आप आगे जिंदगी में ग्रोथ नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसके लिए कंपलसरी है पीएचडी का होना। वो अभी आपको समझ में आ जाएगा इसके पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस में पीएचडी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए आइए देखते हैं। ये आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का कॉलेज है, राजधानी कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, राजा गार्डन न्यू दिल्ली में। इसका एडवर्टाइजमेंट आया है 6/6/2024 को, 6 जून 2024 को इसका रिक्रूटमेंट आया था। अब आपको देखना है ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड इन प्रिस्क्राइब एप्लीकेशन फॉर्मेट। वेबसाइट का लिंक यहाँ पे ये है, आप देख लीजिएगा। इस लिंक पर जाकर क्लिक करके ओपन कर लीजिएगा। फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट अपॉइंटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड डिपार्टमेंट यहाँ पे है, जिसका एकेडमिक पे लेवल 10th है, 7th सेंट्रल पे कमीशन ऑफ मैट्रिक्स पे काम करेगा कॉलेज। मतलब आपकी सैलरी अच्छी खासी होने वाली है, ठीक है ना। 7th पे कमीशन हाईएस्ट जो भी चल रहा है उसी का है। तो वैकेंसी देख लीजिए, डिपार्टमेंट वाइज, कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट में कितने पोस्ट आए हैं, ये वन बाय वन पहले आप सभी लोग देख लो। सबसे पहले देखिए डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। मैं खुद केमिस्ट्री का हूं, तो सबसे पहले अच्छी बात यहाँ हमारे लिए केमिस्ट्री आ गया। तो डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 6 ऑन रिजर्व के लिए पोस्ट है, 3 ओबीसी के लिए, एससी/एसटी का कोई वैकेंट सीट नहीं है। टोटल 9 सीट केवल केमिस्ट्री में है। जो बच्चे केमिस्ट्री के हो, जो लोग केमिस्ट्री में हो, उनके लिए 9 सीटें आई हैं, ध्यान से देखिए। और 9 सीट एक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होना मतलब काफी बड़ी बात है, अच्छा खासा वैकेंसी है ये। आप समझ लीजिए इसके बाद शायद इसमें सीटें खाली होने में काफी लंबा टाइम लगेगा। अगर आप केमिस्ट्री के हो तो आपके लिए तो एकदम जरूरी है कि अच्छे से पढ़ लो, इसके अलावा जो पढ़े हो वो काम आएगा। अभी देखिएगा, कॉमर्स में टोटल अनरिजर्व के 5 है, ओबीसी के 4 है, एससी के 2, एसटी के 1 और ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, पीडब्ल्यूडी वालों का 1 सीट है। टोटल 14 सीट आपके हैं कॉमर्स में। कंप्यूटर साइंस में ओबीसी का 1 है, टोटल 2 सीटें आई हैं। इकोनॉमिक्स में टोटल 5 सीटें हैं। इंग्लिश में 2 अनरिजर्व का, 2 ओबीसी का, 1 ईडब्ल्यूएस का, टोटल 5 सीट आया हुआ है। ऐसे ही हिंदी में 1 सीट, 3 सीट आई है, 1 ओबीसी, 1 एससी, 1 एसटी का। हिस्ट्री में 1 जनरल का आया है, 1 ओबीसी का, 2 एससी का, 1 एसटी का, 1 ईडब्ल्यूएस का, 1 पीडब्ल्यू का, 7 सीटें। और मैथमेटिक्स में टोटल 11 सीटें हैं। यहाँ पे आपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा टोटल सीटों की संख्या। फिजिक्स में भी 1 सीट केवल आई है, वो ईडब्ल्यूएस की केवल 1 ही सीट अवेलेबल है, मतलब वहाँ फिजिक्स की वैकेंसी ऑलरेडी भरी हुई है, वहाँ पे टीचर होंगे फिजिक्स का, ठीक है। टोटल वैकेंसी अगर हम देखें तो टोटल वैकेंसी है 62, ठीक है ना। 62 वैकेंसी टोटल है। अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग वैकेंसी है। तो साइंस के, आर्ट के और कॉमर्स के तीनों, कंप्यूटर साइंस, सबके सब्जेक्ट यहाँ पे हैं। आप सभी लोग अच्छे से सब्जेक्ट को देख लीजिएगा, अपना फील्ड देख लीजिएगा किसमें है, किस कैटेगरी के आप हो, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपने तैयारी करिएगा, ठीक है ना। अब आइए देखते हैं
फॉर द पोस्ट ऑफ पीडब्ल्यू कैंडिडेट कैन एनी कैटेगरी दैट इज इतना अप्लाई। ठीक है, वो ठीक है। यूवी का मतलब यहाँ बता रहा है कि यूआर का क्या है और डिटेल से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये तो आपका वैकेंसी लिस्ट हो गया। अभी देखिएगा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्राइटेरिया होगा, क्वालिफिकेशन फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। उस कॉलेज में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, आपका क्वालिफिकेशन क्या होगा और वो कैसे सम अप करेंगे। एपीआई स्कोर होता है, एपीआई स्कोर में क्या क्या चाहिए वन बाय वन अभी आपको बताऊंगा। सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट के लिए जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट तीनों के लिए ए और बी जो भी हो, मास्टर डिग्री विथ 55% कंपल्सरी। अगर आपका एमएससी में 55% होना जरूरी है, एकदम कंपल्सरी है। और इक्विवेलेंट ग्रेड सिस्टम इन कंसर्ट रिलेवेंट, अपने सब्जेक्ट में 55% से एमएससी का होना कंपल्सरी है, पहली बात है। दूसरा, फुलफिल ऑफ द एबव क्वालिफिकेशन कैंडिडेट मस्ट हैव क्लियर नेट, यूजीसी का हो चाहे सीएसआईआर का हो, आपका नेट क्वालिफिकेशन इज कंपल्सरी है। एमएससी 55% और एमएससी 55% प्लस नेट दोनों कंपल्सरी है। अथवा दूसरा क्या है, पीएचडी डिग्री इज ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ रैंकिंग अमंग द 500 एंड एबव यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय, मतलब कि अगर आपका वो नहीं है, आपने पीएचडी कंप्लीट कर लिया है और तो वो पीएचडी किसी ऐसे कॉलेज से हो जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 500 के अंदर हो, 500 के बाहर होगा तो फिर वो काउंटेबल नहीं होगा। ठीक है ना। सो ये आपका दूसरा क्वालिफिकेशन है। जनरल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पोस्ट जो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉलेज शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट थ्रू ऑल इंडिया एडवर्टाइजमेंट एंड सिलेक्शन बाय ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड सिलेक्शन कमेटी। अब यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के थ्रू जो किया गया होगा उसके थ्रू होगा, अभी आपको मिलेगा, नीचे मैं यहाँ पे लेके लगाया हुआ हूँ। सो द नेशनल नेट जो है शैल बी मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। जरूरी है, अब कुछ बच्चों का क्या होता है, मैंने देखा गेट क्वालिफाई हो जाता है, नेट नहीं होता, और गेट क्वालिफाई करके पीएचडी कर लेते हैं, ऐसा होगा तो आप फंस जाओगे। नेट मिनिमम एलिजिबिलिटी है तो नेट क्वालिफाइड होना ही चाहिए। जेआरएफ नहीं भी होगा तब भी चलेगा, बट नेट नहीं होगा तो नहीं चलेगा। अगर आपका गेट है, गेट से पीएचडी कर लिए, क्योंकि आईआईटी एनआईटी करा देती हैं, आपके पास नेट नहीं है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल नहीं हो गए। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एपीआई स्कोर कैलकुलेशन होता है, पूरा पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, पढ़ लीजिएगा। एपीआई कैलकुलेशन के थ्रू पूरा होता है। तो अगर जब आप जाओगे एपीआई कैलकुलेशन में तो आपको देखना पड़ेगा क्या क्या कितने नंबर का होता है। ये एपीआई कैलकुलेशन है, देखिएगा हर एक सब्जेक्ट का, हर एक लेवल का आपका एपीआई कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंगली आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस दिखाई देगा। जो लोग पीएचडी नहीं करना चाहते या पीएचडी नहीं किए हैं उन लोगों के लिए मैं पहले बता दूं, वो नहीं मतलब वो बहुत 0.01% चांसेस हैं कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाए इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना। तो पहले एपीआई कैलकुलेशन होता है, स्कोर एपीआई कैलकुलेट होगा। एपीआई कैलकुलेशन के बाद इंटरव्यू होता है, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। ठीक है ना। सो एपीआई से कैलकुलेट किया जाता है, शॉर्टलिस्ट किया जाता है, कितने बच्चों को इंटरव्यू लेना है, इतना कट ऑफ जो बनाते हैं वो एपीआई स्कोर से ही बनाते हैं। और यहां पे आप देख पा रहे हो एपीआई स्कोर, जस्ट 1 मिनट में आपको दिखा दूं। यहां पे आप देख रहे हो एपीआई स्कोर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जस्ट 1 सेकेंड। ये देखिए ग्रेजुएशन में, अगर आपने ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट है, अगर आप 80% या उसके ऊपर लाए हैं तो आपको टोटल 21 नंबर मिलेंगे। टोटल कितने नंबर मिलेंगे? 21 नंबर। अगर आपने 80 या उससे ऊपर स्कोर किया है तो 21 नंबर मिलेंगे। अगर 60 और 80 के बीच में है तो 19 नंबर, और अगर आप 55 या उससे कम है तो केवल 16 नंबर आपको मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये आपको मिलेगा। और 45 से 55 में है तो केवल 10 नंबर मिलेगा। ये सारे नंबर एक्यूमुलेट होंगे, देखिएगा कैसे 1 बाय 1। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कंप्लीट किया हुआ है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 80 और उसके ऊपर होंगे तो 25 मार्क, 60 और 80 के बीच में होंगे तो 23 मार्क। देखिए मैं अपना बता दूं, मेरा ये यहाँ पे ये काउंट होगा, दूसरा ये काउंट होगा, क्योंकि मेरा 80 नहीं है, मेरा ग्रेजुएशन में 72% है और एमएससी में 77% है, तो मेरा ये काउंट होगा। मैं अभी अपना आपको एपीआई स्कोर बता दूंगा कितना होगा, आप ऐसे अपना भी निकाल सकते हैं। ठीक, 23 मार्क यहाँ से हो गए। ठीक है, अगर ये है तो 25 के नीचे है तो लेस देन तो 20 मिलेगा। ठीक, अगर आपने एमफिल किया हुआ है 60% से ऊपर तो 5 नंबर आपको मिलेगा। अगर एमफिल किए हैं तो, अगर एमफिल नहीं किए तो आपको 0 मिलेगा। अगर आपका पीएचडी है तो 25 नंबर, बस यहीं से आप मार्क खा जाओगे।
अगर आपने पीएचडी नहीं किया है तो 25 नंबर तो ये गए ना, पक्का ये जाएंगे, 25 नंबर गए। अभी आगे और जाएगा वो भी बताऊंगा। 25 नंबर ये गया। नेट जेआरएफ अगर आपका है तो ये आपको जेआरएफ के साथ है तो 10 नंबर और नेट के साथ है तो 8 नंबर। तो मेरा जेआरएफ है तो ये मिलेगा मुझे, मेरा पीएचडी है तो ये मिलेगा मुझे। इसको मैं एक बार पूरा क्लीन कर दूं फिर बताता हूं। देखिए मेरा जो है स्कोर ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी जेआरएफ हो गया तो नेट नहीं देगा, ठीक है ना। सो आप देखो आपका क्या है, आप अपना ऐड करते जाओ एपीआई स्कोर, ठीक। अब आगे चलते हैं, अभी इतना ही नहीं और भी चीजें हैं। ये आपका हो गया। इसके बाद तो यहां पर 19, 23, 25, 10 इतना मुझे मिल चुका है। 19, 23, 25, 10। अब यहां पे आ जाओ। अगर आपका रिसर्च पब्लिकेशन है तो 6 नंबर, कम से कम 5 रिसर्च पेपर चाहिए। अब आपने पीएचडी किया ही नहीं है तो रिसर्च पेपर भी नहीं होगा। अगर किसी ने किया होगा एमएससी में, एक आध पेपर 2 पेपर आ गए तो किस्मत वाले हो, ज्यादातर का नहीं आता है, कुछ का आता है। 6 नंबर रिसर्च पेपर से आएंगे तो मेरे 10 से ज्यादा हैं तो 6 नंबर तो मुझे मिल जाएगा। फिर टीचिंग, आपने अगर टीचिंग या पोस्टडॉक किया है तो एवरी 1 ईयर का 2 मिलेगा। तो मेरा टीचिंग पोस्ट ग्रेजुएशन का 3 साल का हो गया तो मुझे यहां भी मिलेगा 6 नंबर, 3 दूना 6 नंबर यहां पे मिलेगा। तो आप जोड़ के देखो सबका आपको मिलेगा। कोई अवार्ड अगर आपने प्राप्त किया है नेशनल इंटरनेशनल तो 3 नंबर का, स्टेट लेवल पे प्राप्त किया है तो 2 नंबर। इस तरह से पूरा ग्रेडिंग किया गया है। अब इन सबको जोड़ लो। अगर अब इन सबको आप जब एडअप करोगे, सम अप करोगे तो आपका बनेगा एक एपीआई स्कोर, किसी का 75, 80, 90, 93, अलग अलग लोगों का अलग अलग बनता है। तो उसके बेसिस पे ये क्या करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं कि जितने मान लो 100 बच्चों ने भरा, उसमें से 6 पोस्ट हैं तो 6 के 3 गुना 18 लोगों को करेगा। तो अब 100 से लेकर नीचे 18 जितने आ जाएंगे उतने को शॉर्टलिस्ट कर लेंगे। सो अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो 25 नंबर गए। आपका पीएचडी नहीं होगा तो रिसर्च पेपर नहीं होगा, 6 नंबर और गया। कितना हो गया आपका 25, 6, 31 ये गया। पोस्टडॉक या आपने कहीं पे टीचिंग नहीं किया हुआ है तो आपका 10 नंबर और गया। तो कितने 31, 41 नंबर, आप क्वालिफाई हो ही नहीं सकते हो। अभी आपको समझ में आया। एलिजिबिलिटी भले हटा दिया गया हो बट नंबरिंग जब होगी तो पीएचडी जरूरी होगा, ये बात समझिए। तो ये आपका एपीआई स्कोर कैलकुलेशन है और ये कैलकुलेशन आप अच्छे से देख लो, आपको आगे समझ में आएगा पीएचडी का इंपॉर्टेंस। तो ये एपीआई कैलकुलेशन है, नेट होने के साथ साथ ये होना जरूरी है। 80 उसके ऊपर 21, 80 से 60 के बीच में 19, उससे कम है तो 16। पोस्ट एमएससी में आपका 25, 23 और 20 है। पीएचडी है तो 25 नंबर, नहीं है तो 0 नंबर। एमफिल है तो 5 नंबर, नहीं है तो 0 नंबर। नेट विथ जेआरएफ है तो 10 नंबर, केवल नेट है तो 8 नंबर। और उसके बाद अगर आपके रिसर्च पब्लिकेशन है तो 2 मार्क हर पब्लिकेशन पे, टोटल 6 से ज्यादा नहीं मिलेगा, मैक्सिमम 6 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर टीचिंग एक्सपीरियंस है या पोस्टडॉक है आपके पास तो 2 नंबर हर साल का मिलेगा। 1 साल का है तो 2, 2 साल का है तो 4, ऐसे करके मैक्सिमम 10 मिल सकता है। कोई अवार्ड आपने अगर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे मिला है तो 3 नंबर, अगर आपको स्टेट लेवल पे मिला है तो 2 नंबर। इससे आपका टोटल कैलकुलेशन होगा, आप यहाँ पे देख लीजिए एकेडमिक स्कोर, ठीक है। सो मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम सब दिया हुआ है। एमफिल, एमटेक, पीएचडी पूरा मिला के मैक्सिमम 25 ही मिलेगा। मतलब ये हुआ कि किसी ने एमफिल प्लस पीएचडी दोनों किया है तो एक ही जुड़ेगा पीएचडी का, एमफिल आपको उसमें ऐड ऑन नहीं होना है। नेट जेआरएफ है तो केवल 10 नंबर मिलेगा, केवल नेट है तो 8 मिलेगा, ठीक है। और इन अवार्ड कैटेगरी मैक्सिमम 3 मार्क मिलेगा। इंटरनेशनल है, नेशनल दोनों आपके पास है तो दोनों का नहीं जुड़ेगा, 100 के पार हो जाएगा तो केवल 3 मिलेगा मैक्सिमम, ठीक है। सो टोटल आपका एकेडमिक स्कोर 84, रिसर्च पब्लिकेशन 6, टीचिंग एक्सपीरियंस 10, टोटल स्कोर 100 होता है। तो 100 में से आपके कितने आए, तो मेरा देखो कितना आ रहा था, मैं आपको बता दूं। मेरा जो आएगा वो आएगा पहले तो 19 + 23 है ना, और उसके बाद 25, 10, रिसर्च पेपर में 6 आएगा और टीचिंग एक्सपीरियंस में हमारा 6 आएगा। तो टोटल जोड़ के देखिए, ये हमारा ग्रेजुएशन में आएगा, ये हमारा एमएससी में आएगा, ये पीएचडी में आएगा, ये जेआरएफ में आएगा, ये रिसर्च पब्लिकेशन में आएगा, ये टीचिंग एक्सपीरियंस में आएगा। अवार्ड मिला ही नहीं मुझे, तो 6, 6, 12 और 12, 5, 17, 3, 20, 9, 29 और ये 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 89 मेरा अभी तक आ रहा है, ठीक है। सो अब जब आप जाओगे तो आपका कितना आएगा, आप जोड़ लो अभी तक आपके पास जो हो, उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसीजर होंगे।
सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सिलेक्शन प्रोसीजर में कैसे कैसे काम आएगा, ठीक है। सो ये पूरा आपने नोटिफिकेशन देख लिया। बाकी शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट और क्राइटेरिया प्रोसेस के बाद होगा, इस पर शॉर्ट लिस्ट करेंगे, देन इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी डिटेल आप अपना पीडीएफ पूरा लेके पढ़ लीजिएगा, मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आपको बता दिया। सो जो लोग पीएचडी से भागते हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब सपने में देखिएगा, हकीकत में बड़ी मुश्किल से मिलेगी। हाँ, स्टेट के जो कॉलेजेज हैं उनमें होने के लिए अलग क्राइटेरिया होता है, वहाँ पे आपका जो लोक सेवा आयोग कराता है और जो यूपी एचएससी कराती है उसकी अलग से वैकेंसी आती है। मैं आपको बाद में वीडियो बना के बताऊंगा उनकी क्राइटेरिया क्या, उनमें ये सब जरूरी नहीं होता है। बट अगर किसी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, उनमें अगर आप जाना चाहते हैं, उनके कॉलेजेज में आप जाना चाहते हैं, तो ये आपको प्रोसीजर है, इसी से आप जा पाओगे, अदरवाइज नहीं जा पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। वीडियो को बच्चों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय।